तो आज हम कक्षा 8 विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझने वाले हैं। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और हमारा मकसद है कि हम इन नोट्स की हर एक लाइन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। बिल्कुल, हम इन नोट्स को शब्दशः पढ़ेंगे, ठीक उसी क्रम में जैसे ये दिए गए हैं, और फिर हर बिंदु को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड है शीर्षक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और यहाँ एक चित्र भी है। हाँ, इस चित्र में एक पूरा सर्किट दिखाया गया है। देखिए, एक लाल रंग की बैटरी है जो बिजली का सोर्स है। उससे तार निकलकर एक बल्ब से जुड़े हैं और फिर वही तार एक बीकर में रखे लिक्विड में डूबे हुए 2 इलेक्ट्रोड से जुड़े हैं। अच्छा, तो ये चित्र एक तरह से इस पूरे अध्याय की कहानी बताता है कि कैसे बिजली तरल पदार्थों से गुजरने पर उनमें केमिकल बदलाव लाती है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसका शीर्षक है क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं, और फिर लिखा है पुनरावृत्ति, सुचालक और हीन चालक। तो ये एक तरह से रिवीजन है। हाँ, पहला पॉइंट है सुचालक, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। उदाहरण दिए हैं तांबा और एल्यूमिनियम। बिल्कुल सीधी सी बात है। सुचालक मतलब वो चीजें जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, जैसे हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है हीन चालक, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते। और इसके उदाहरण हैं रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। हाँ, यानी वो चीजें जो बिजली को रोकती हैं। इसीलिए तो बिजली का काम करते समय रबर के दस्ताने पहनने को कहा जाता है। सही बात है। चित्र में भी तांबे की कुंडली को सुचालक और रबर के दस्तानों को हीन चालक दिखाया है। अब यहाँ एक सवाल पूछा गया है। अभी तक हमने केवल ठोस पदार्थों की जांच की थी, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? और ये इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल है। अब हम यही पता लगाने वाले हैं कि क्या पानी जैसी चीजों में से भी करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में इसी की जांच के बारे में बताया गया है। हेडिंग है द्रवों में विद्युत चालन की जांच। इसमें लिखा है समपरिक्षेत्र के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखें, दोनों सिरे 1 सेंटीमीटर से अधिक दूर ना हों और एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो ये एक प्रयोग है। एक टेस्टर लेना है जैसा चित्र में दिखाया गया है, और इसके दोनों खुले सिरों को नींबू के रस में डालना है। और ये सावधानी रखनी है कि तार आपस में टच ना हो। हाँ बिल्कुल। और फिर लिखा है यदि बल्ब जलता है द्रव सुचालक है, यदि बल्ब नहीं जलता द्रवहीन चालक है। मतलब अगर नींबू के रस ने सर्किट पूरा कर दिया और बल्ब जल गया तो वो सुचालक है। एकदम सही। और अगर नहीं जला तो वो हीन चालक है। इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल टिप है। मतलब टेस्टर के तारों को आपस में ज्यादा देर तक सटाकर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उससे बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि द्रव सुचालक हो लेकिन फिर भी बल्ब ना जले? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और यही हमारी अगली स्लाइड का टॉपिक है, जब बल्ब दीप्त नहीं होता। इसमें लिखा है कभी-कभी द्रव के चालक होने पर भी बल्ब नहीं जलता। कारण, यदि परिपथ में विद्युत धारा बहुत दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त कर्म नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब ये है कि हो सकता है लिक्विड में से करंट तो गुजर रहा है, पर वो इतना कमजोर है, इतना वीक है कि वो बल्ब के फिलामेंट को जलाने के लिए काफी नहीं है। फिलामेंट मतलब बल्ब के अंदर का वो पतला सा तार? हाँ वही, जैसा चित्र में भी दिखाया है। दुर्बल धारा में बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन जब धारा प्रबल है, मतलब स्ट्रांग है, तो वो जल रहा है। तो अगला पॉइंट इसी से जुड़ा है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। मतलब बल्ब रोशनी इसलिए देता है क्योंकि बिजली उसे बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, और कमजोर करंट में उतनी गर्मी पैदा ही नहीं हो पाती। तो फिर इस कमजोर करंट का पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमारे पास बेहतर तरीके हैं। अगली स्लाइड इसी बारे में है, दुर्बल धारा का पता लगाना, एलईडी। दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड दीप्त होता है। हाँ, तो एलईडी एक तरह का स्पेशल बल्ब है जो बहुत बहुत कम करंट में भी जल जाता है। तो हम साधारण बल्ब की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक जरूरी नियम भी बताया गया है। एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं।
लंबा तार हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ें और छोटा तार हमेशा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ें। ये बहुत ज़रूरी है। एलईडी को सही तरीके से ही जोड़ना पड़ता है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। चित्र में भी हरे, पीले, लाल एलईडी की लंबी और छोटी टांग दिखाई गई है। अगर उल्टा जोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगा, जलेगा ही नहीं। अच्छा, क्या कोई और भी तरीका है कमजोर करंट का पता लगाने का? हाँ, एक और तरीका है जो बिजली के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करता है। अगली स्लाइड इसी पर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखा है, माचिस की खाली डिब्बी में एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए, इसके चारों ओर विद्युत तार लपेटिए। तो ये अपना खुद का एक डिटेक्टर बनाने का तरीका है। चित्र के हिसाब से एक खाली माचिस की डिब्बी में कंपास रखना है और उस पर तार लपेट देना है। ठीक है, फिर उस तार को बैटरी और उस लिक्विड से जोड़ देना है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो प्रेक्षण है वो ये है कि विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। बिल्कुल, विक्षेप मतलब कंपास की सुई का हिलना। जैसे ही तार से हल्का सा भी करंट गुजरता है, वो सुई अपनी जगह से हिलने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है कि सर्किट में करंट है, भले ही वो इतना कमजोर हो कि एलईडी भी ना जले। ठीक है, तो अब तक के प्रयोगों से हमें क्या पता चला? अगली स्लाइड है सुचालक और हीन चालक द्रव। सुचालक में लिखा है नींबू का रस, सिरका, टोंटी का पानी। हाँ, ये वो लिक्विड्स हैं जिनमें से बिजली आसानी से गुजर जाती है क्योंकि इनमें एसिड या कुछ मिनरल्स होते हैं। और हीन चालक में लिखा है वनस्पति तेल, दूध, शहद और आसुत जल। और ये वो हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता या बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, एक लाइन और है, जब संपरीक्षित्र के सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो परिपथ पूरा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर लिक्विड सुचालक है तो वो सर्किट के दो टूटे हुए सिरों के बीच एक पुल का काम करता है और करंट को रास्ता दे देता है। इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है, टोंटी का पानी तो सुचालक है, लेकिन आसुत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर हीन चालक है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और अगली स्लाइड इसी को समझाती है। इसमें लिखा है आसुत जल लवणों से मुक्त होता है, हीन चालक, और फिर नमक का घोल, आसुत जल प्लस साधारण नमक, सुचालक। तो सारा खेल लवण यानी नमक या मिनरल्स का है। आसुत जल एकदम शुद्ध पानी होता है, उसमें कुछ भी घुला नहीं होता, इसीलिए वो बिजली का हीन चालक है। और जैसे ही उसमें नमक घोलते हैं वो सुचालक बन जाता है। चित्र में भी यही दिखाया है, एक लड़की आसुत जल में नमक मिला रही है और बल्ब जलने लगा है। अच्छा, तो इसमें एक तथ्य भी दिया है, जो जल हमें नलों, हैंडपंपों और कुओं से मिलता है वो शुद्ध नहीं होता, इसमें कई लवण घुले होते हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि गीले हाथों से बिजली के स्विच छूने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों का पानी सुचालक होता है। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर लिक्विड्स जो करंट पास करते हैं वो असल में एसिड, बेस या नमक के घोल ही होते हैं। ठीक है, तो जब इन द्रवों से बिजली गुजरती है तो क्या होता है? अगली स्लाइड का शीर्षक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें पहली लाइन है, किसी चालक द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो यही इस अध्याय का सबसे मुख्य बिंदु है। जब बिजली किसी कंडक्टिंग लिक्विड से गुजरती है तो वो सिर्फ पास नहीं होती, वो उस लिक्विड में केमिकल बदलाव भी करती है। केमिकल बदलाव जैसे? हाँ, जैसे इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनना, मतलब जो रॉड्स हमने डुबोई थी उन पर बबल्स बनने लगते हैं। हाँ, या फिर दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोडों पर धातु का निक्षेप देखा जाना, मतलब किसी एक रॉड पर कोई धातु जमने लगती है। अच्छा, और तीसरा? तय कि पूरे घोल का रंग ही बदल जाए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और इसी का एक बहुत मजेदार उदाहरण है आलू वाला प्रयोग। हाँ, अगली स्लाइड उसी पर है। क्रियाकलाप, बूझों ने आलू को काटकर उसमें तांबे के तार लगाए। केवल धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। जब कटे हुए आलू में आप टेस्टर के तार घुसाते हैं तो जो तार बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होता है ना, उसके आसपास आलू में एक नीला हरा सा धब्बा बन जाता है। ये क्यों होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। बिजली आलू के अंदर के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करती है और वो रंग बनाती है। वाह, तो इसका उपयोग भी बताया गया है।
इस खोज का उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब आप आलू की मदद से पता लगा सकते हैं कि बैटरी का प्लस सिरा कौन सा है और माइनस कौन सा। तो ये जो केमिकल प्रभाव हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बड़ा इस्तेमाल भी है? बिल्कुल है। और यही हमें इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर लाता है, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अगली स्लाइड इसी पर है, विद्युत लेपन। इसमें लिखा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो बिजली की मदद से एक धातु के ऊपर किसी दूसरी अपनी पसंद की धातु की पतली परत चढ़ाना, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना। बिल्कुल सही। इसके लिए जो सेटअप चाहिए वो भी बताया गया है। विलयन लेना है कॉपर सल्फेट का और इलेक्ट्रोड होंगे तांबे की 2 प्लेटें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? अगली स्लाइड में इसके चरण दिए हैं। पहला चरण है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में वियोजित होता है। मतलब जैसे ही करंट चालू होता है, घोल में मौजूद कॉपर सल्फेट टूट जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा चरण, स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर जम जाता है। हाँ। तो ये जो टूटा हुआ कॉपर है, ये उस प्लेट की तरफ जाता है जो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ी है और उस पर जाकर चिपक जाता है, जम जाता है। और तीसरा चरण, धन टर्मिनल वाली तांबे की प्लेट से समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। और यही सबसे चालाकी वाली बात है, जितनी कॉपर घोल से निकलकर एक प्लेट पर जमती है, ठीक उतनी ही कॉपर दूसरी वाली प्लेट से, जो प्लस सिरे से जुड़ी है, निकलकर वापस घोल में मिल जाती है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह पुनः स्थापित हो जाता है और प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल। इस तरह घोल में कॉपर की मात्रा कभी कम नहीं होती और एक प्लेट से कॉपर निकलकर दूसरी प्लेट पर जमता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। वाह! तो इसके उपयोग क्या क्या हैं? अगली स्लाइड है, विद्युत लेपन के उपयोग। क्रोमियम उपयोग में लिखा है, कार के भाग, स्नान गृह की टूंटी, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम। हाँ, इन सब चीजों पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि ये चमकदार दिखें और मजबूत रहें। पर क्रोमियम ही क्यों? इसमें लिखा है, यह चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता, और यह खरोचों का प्रतिरोध करता है। तो ये 3 बड़ी वजह हैं। ये चमकता है, इस पर जंग नहीं लगता और इस पर आसानी से स्क्रैच भी नहीं आते। लेकिन यहाँ एक नोट भी है, क्रोमियम महंगा है, इसलिए पूरी वस्तु सस्ती धातु से बनाकर उस पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। बिल्कुल, क्योंकि क्रोमियम एक महंगी धातु है, तो पूरी चीज उससे बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो बस एक सस्ती धातु के ऊपर इसकी एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। इसके और भी उपयोग हैं, अगली स्लाइड में दिए हैं, जैसे आभूषण, सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने का लेपन। हाँ, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें यही किया जाता है। फिर है खाद्य डिब्बे, लोहे पर टिन का लेपन। ये क्यों? क्योंकि टिन खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर खाना सीधे लोहे के संपर्क में आएगा तो खराब हो सकता है, इसलिए अंदर टिन की कोटिंग कर दी जाती है। और फिर पुल और वाहन, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत। हाँ, इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इससे लोहा जंग से बचा रहता है। लेकिन इसका एक पर्यावरणीय पहलू भी है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए गए विलयन एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट हैं। इनका निपटारा विशिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बहुत जहरीले होते हैं, इसलिए इनसे निकलने वाले कचरे को बहुत सावधानी से ठिकाने लगाना पड़ता है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, अगली स्लाइड है, क्या आप जानते हैं? ये एलईडी के बारे में है। लिखा है, एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले, सफेद आदि अनेक रंगों में उपलब्ध हैं और ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में इनका प्रयोग बढ़ रहा है। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। आजकल ट्रैफिक लाइट्स में ज्यादातर एलईडी ही इस्तेमाल होते हैं। इनके लाभ भी बताए गए हैं। ये ऊर्जा की कम खपत करते हैं और बल्ब से अधिक चलते हैं। बिल्कुल, ये बिजली भी कम खाते हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। और श्वेत एलईडी का गुच्छा एक साथ लगाने पर शक्तिशाली प्रकाश स्रोत बनता है। हाँ, जैसा चित्र में टॉर्च के अंदर दिखाया गया है, बहुत सारे छोटे छोटे सफेद एलईडी मिलकर एक बहुत तेज रोशनी बना सकते हैं। तो अब हम अध्याय के अंत में आ गए हैं। स्लाइड 16, प्रमुख शब्द और सारांश। प्रमुख शब्द हैं इलेक्ट्रोड,
विद्युत लेपन, सुचालक, हीन चालक और एलईडी। ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमने आज समझा। और फिर है सारांश। पहला पॉइंट, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण के घोल। बिल्कुल, ये हमने नींबू के रस और नमक के पानी के उदाहरण से समझा। दूसरा पॉइंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों से गैस के बुलबुले, धातु निक्षेप या रंग परिवर्तन होता है। उपयोगी अनुप्रयोग है। बिल्कुल, ये इस पूरे अध्याय का सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी हिस्सा है, जिसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये था विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों पर एक पूरा विश्लेषण। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।